हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? डूइंग गुड। आज की क्लास में आप स्टार्ट करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। व्हाट इज दिस क्लबिंग ऑफ इनकम? क्लब क्लब का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। जब पर्सन एक्स की इनकम एक्स पर्सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं बनाई जाती, बल्कि पर्सन वाई के हाथ में जोड़ दी जाती है, तो इसे कहा जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। बट देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? अगर वो इनकम एक्स पर्सन की थी तो वाई की इनकम में क्यों जोड़ दिया गया और वाई के हाथ में उसे क्यों टैक्सेबल बना दिया गया? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कि देयर हैज ऑलवेज बीन अ प्रैक्टिस कि जो एक रिच पर्सन है, द पर्सन बिलोंगिंग टू हायर इनकम ग्रुप will always try to divert his income to a person who has either very little income or has almost no income, so that there can be a tax saving. Let me explain you with an example. हालांकि इतने छोटे लेवल पे टैक्स प्लानिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए, सपोज मेरी इनकम 14 लाख रुपए है साल की, देन आई नो दैट कि यस आई हैव टू पे टैक्सेस। 14 लाख रुपए पे तो टैक्स लगेगा, 7 लाख रुपए तक रहती तब तो टैक्स नहीं लगता। तो आई ट्राई टू डाइवर्ट 7 लाख ऑफ माई इनकम टू सम अदर पर्सन हु हैज नो इनकम। तो इससे मेरी 14 लाख रुपए की इनकम 7 लाख मेरी बन गई, और 7 लाख रुपए की इनकम हम डाइवर्ट करके किसी और की इनकम बना दी जिसके पास कोई और इनकम नहीं थी। तो मेरी भी 7 लाख की इनकम हो गई और उसकी भी 7 लाख रुपए की इनकम हो गई, दोनों को ही टैक्स पे नहीं करना पड़ा। तो ये कोशिश, ये प्रैक्टिस मार्केट में खूब चलती थी। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने क्लबिंग के प्रोविजंस बनाते गए और आज सारे लूप होल, सारी प्रैक्टिसेस को ट्रैप कर लिया गया। यानी जिस भी तरीके से एक इंसान अपनी इनकम को डाइवर्ट करके किसी और की इनकम बनाना चाहता था, तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी आपने डाइवर्ट करके किसी और की इनकम बनाई, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो इनकम वापस से क्लब कर दी जाएगी आपके हाथ में और आपसे ही टैक्स लिया जाएगा। राइट? आइए देखिए, अब देखेंगे सबसे पहले है सेक्शन 60, फिर ये है सेक्शन 61, देन फिर सम अदर सेक्शन, देन अगेन सम सेक्शन, फिर अगेन अ सेक्शन, अगेन अ सेक्शन। व्हाट इज ऑल दिस? ये 4 और 2 अगले पेज पे दिखाया हमने, 6 टोटल सेक्शन है। ये पता है ये क्या है? 6, ये 6 डिफरेंट टैक्स प्लानिंग है। बेसिकली लोग कोई ना कोई प्रैक्टिस करके अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे थे किसी और के हाथ में। गवर्नमेंट ने पहली प्रैक्टिस को एक बार पकड़ लिया, फिर लोगों ने दिमाग लगाया, भाई ये तो पकड़ा गया, अब क्या तरीका है अपनी इनकम को डाइवर्ट करने का? एक दूसरा रास्ता बनाया। फिर फट से गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिससे दूसरी वाली प्रैक्टिस ट्रैप हो गई। ठीक है, फिर देखिए, इंडियंस ना बड़े जुगाड़िया होते हैं। हम कहते हैं इंडियंस के पास तो हद जुगाड़ है। तो वो तुरंत एक तीसरी प्रैक्टिस अपना लिए कि भाई इस तरीके से इनकम डाइवर्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, चौथी प्रैक्टिस फिर पकड़ा, पांचवी प्रैक्टिस फिर पकड़ा, छठवीं प्रैक्टिस फिर पकड़ा। शायद अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है जिससे एक पर्सन अपनी इनकम को दूसरे के हाथ में डाइवर्ट कर पाए। राइट? तो दीज आर नॉट जस्ट वन, दीज आर वन बाई वन स्टेप टेकन बाई, आप कह सकते हैं, टैक्स पेयर्स, और फिर गवर्नमेंट ने उनको कैसे प्लग किया। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये एक एक प्रैक्टिसेस को प्लग करने का रास्ता बनाया गवर्नमेंट ने। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे शुरू हुआ ये क्लबिंग का सिस्टम? मतलब ऐसा क्या लोगों ने करना शुरू किया मार्केट में कि गवर्नमेंट को बनाना पड़ा प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम? एक बात बताइए मुझे आप, पहले कानून बनता है या पहले मार्केट में कुछ प्रैक्टिस होती है? पहले कुछ होता है मार्केट में, ऐसे ही थोड़ी ना बैठे बैठे हम कानून बना देते, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। अरे पहले कुछ होता है, तब उसके लिए मार्केट में क्या बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड? आइए देखिए, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। पता है ये क्या मार्केट में प्रैक्टिस शुरू की है? ये सदियों पुरानी बात है ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक करके ये प्रैक्टिस आती गई। ये सबसे पुरानी प्रैक्टिस है, जो सबसे पहला सेक्शन है ये सबसे पुरानी प्रैक्टिस है। फिर जब ये वाली पकड़ा गई थी ना प्रैक्टिस, तो ये दूसरी प्रैक्टिस आई, फिर इसको सेक्शन 61 में क्या किया गया? कवर किया गया। तो सबसे पहली प्रैक्टिस क्या थी कि इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। If a person transfers income to another person without transfer of the asset from which the income arises, then such income shall be taxable in the hands of transferor. क्या हो रहा था?
पता है मेरे पास 50 लाख रुपए के डिबेंचर थे, डिबेंचर ₹50 लाख, ठीक है, ये 10% डिबेंचर थे। तो इसके इंटरेस्ट की इनकम कितनी आती थी? इंटरेस्ट इसका होता था 5 लाख रुपीज पर एनम। आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग इन 30% स्लैब, मैं तो 30% स्लैब में फॉल कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास ये इंटरेस्ट की इनकम आ गई 5 लाख रुपए की, तो मैं 30% स्लैब में ऑलरेडी हूं। तो 5 लाख रुपए की इनकम अगर बढ़ेगी तो 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। मैंने खटाक से किसी बंदे को पकड़ा जो कि नोन है मेरा, ठीक है, कोई दूर दराज का रिलेटिव हो, चाहे कोई मेरा बहुत सगा दोस्त हो, राइट, ऐसे किसी बंदे को मैंने पकड़ा और ये 50 लाख रुपए के डिबेंचर उसके नाम से नहीं किए, मैंने एक एग्रीमेंट बनाया। क्या लिखा एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में लिखा कि ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका जो एनुअल इंटरेस्ट आएगा वो किसका होगा? मेरे फ्रेंड का। ये बस इंटरेस्ट मेरे फ्रेंड का होगा या फिर वो रिलेटिव जिसके नाम से मैंने किया एग्रीमेंट, लेकिन डिबेंचर उसके नाम से नहीं किया। मैंने एक एग्रीमेंट बनाया कि ये डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट आएगा इसका जो बेनिफिशियरी है ये मेरा दोस्त या ये मेरा रिलेटिव है और ये इसी को दिया जाए इसका इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने कंपनी को भी बोला कि इसका बेनिफिशियरी जो होगा इंटरेस्ट का वो ये होगा, ठीक है। मैंने बेनिफिशियरी किसी और को बना दिया और इंटरेस्ट उसको जाने लगा। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए क्या इतना बड़ा रिस्क लूंगा कि मैं अपना डिबेंचर किसी और के नाम से कर दूं? ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट उसके नाम से कर दिया और हर साल 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाने लग गए। सरकार ने कहा ये देखो चालबाजी, एसेट किया नहीं उसके नाम से, सिर्फ इनकम डाइवर्ट कर दे रहा है। तो सरकार ने क्या बोला? इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज इनकम टू अनदर पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, आप इनकम ट्रांसफर करोगे विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम विच द इनकम अराइजेस, देन सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, जिसने ट्रांसफर किया उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर से सुनिएगा क्या किया गया है। सरकार ने बोला कि अगर कोई एसेट को ट्रांसफर किए बिना इनकम को ट्रांसफर करेगा, एसेट को ट्रांसफर नहीं करेगा, इनकम को ट्रांसफर करेगा, तो वो इनकम वापस से किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? जिसने इनकम ट्रांसफर किया है। यानी अब ये वाली टैक्स प्लानिंग तो नहीं चल पाएगी। अभी जो टैक्स प्लानिंग हो रही थी वो क्या हो रहा था? मिस्टर ए मिस्टर बी को एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इस एसेट की इनकम ट्रांसफर कर रहा था, इनकम ऑन एसेट। सरकार ने कहा ज्यादा चतुर ना बनो, ये इनकम वापस से क्या हो गई? इसी के हाथ में घूम के क्लब हो गई, गवर्नमेंट ने इसके हाथ में जोड़ दिया। तो अब क्या रास्ता है? ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट तो हम क्लब कर देंगे। यानी एक बात बताइए, अगर हम एसेट भी ट्रांसफर कर दे तो तब तो क्लब नहीं ना होगा, क्योंकि अभी तक कानून यही कहता है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 60 बनाया गवर्नमेंट ने, बस यही बनाया ये अभी तक सेक्शन, जिसमें कहा कि अगर तुम एसेट ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दोगे तो हम इनकम क्लब कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया सेक्शन 60 मेरे ऊपर नहीं लगेगा अगर अगर जल्दी बताइए, अगर हमने एसेट भी ट्रांसफर कर दिया। तो अब बात आती है, यहां पे मुद्दा फंसता है कि भाई कैसे कर दे? आपको नहीं लगता कितना बड़ा रिस्क है? 1.5 लाख रुपए का हम टैक्स बचाने के लिए क्या 50 लाख रुपए की संपत्ति किसी के नाम कर दें, 50 लाख रुपए का डिबेंचर किसी के नाम कर दे? अगर सामने वाला भले ही मेरा कितना करीबी दोस्त है, ठीक है, अगर उसकी नीयत पलट गई तो डिबेंचर उसके नाम से कर दिए, बेच बाच के निकल गया कहीं, तो खोज रहे हैं, दोस्त मिल ही नहीं रहा है, वो मेरा रिश्तेदार भी अगर लेके भाग गया तो रिस्क है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मतलब आपको भी मेंटली समझना होगा कि मार्केट कैसे चलता है, गवर्नमेंट क्या क्या बात समझती है, मार्केट कैसे चलता है। कोई भी 1.5 लाख रुपया टैक्स बचाने के लिए 50 लाख रुपए की संपत्ति किसी के नाम नहीं करेगा, दे देगा 1.5 लाख रुपया टैक्स, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। इसीलिए सरकार ने ऐसा कहा कि इफ यू आर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इफ यू आर ट्रांसफरिंग द इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट तो हम क्लब कर देंगे। तो अब यानी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखिए लोगों ने क्या रास्ता निकाला, लोगों ने किया रिवोकेबल ट्रांसफर। पता है रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर हम कर रहे हैं, वो रिवोक बैक करेगा, मतलब वापस आ जाएगा। कितने चतुर हैं लोग। अच्छा, सरकार ने कहा ट्रांसफर करना है तो करते हैं ना ट्रांसफर, रिवोकेबल ट्रांसफर शुरू कर दिया लोगों ने करना। मतलब मैंने क्या किया, मैंने डिबेंचर अपने दोस्त को दिया, फ्रेंड को, लेकिन ये रिवोकेबल ट्रांसफर था।
रिवोकेबल ट्रांसफर में ये होता है कि इतने समय के बाद ये डिबेंचर वापस आ जाएगा। तो ये मैंने जो एग्रीमेंट बनाया था उसमें लिखा था कि ये रिवोक बैक करेगा आफ्टर 3 ईयर, रिवोक बैक करेगा आफ्टर 3 ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एसेट आप किसी को देते हैं वो रिवोक बैक करनी होती है तो सामने वाला उसको बेच वेच नहीं सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वो रिवोक बैक होनी है, वापस जानी है, राइट। तो लोगों ने ये रिवोकेबल ट्रांसफर शुरू कर दिया। अब देखिए यहां पे रिस्क कम है, ठीक है, क्योंकि एसेट कुछ समय बाद आनी है, ठीक है, और हमको भी मालूम है बहुत लंबे समय के लिए नहीं दिया, अरे 2-3 साल के लिए दिए हैं, अभी 2-3 साल तक कोई रिस्क नहीं होगा, ऐसा लोगों को लगा। भाई टैक्स भी तो बचाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो लोगों ने रिवोकेबल ट्रांसफर शुरू किया। सरकार ने कहा ये क्या नया नाटक शुरू हो गया, मतलब हमने कहा ट्रांसफर, एसेट ट्रांसफर किए बिना अगर तुम इनकम ट्रांसफर करोगे तो हम क्लब कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि हम ट्रांसफर करेंगे लेकिन रिवोकेबल करेंगे। तो सरकार ने कहा रिवोकेबल ट्रांसफर करने से नहीं चलेगा। देखिए, if there is a revocable transfer of an asset by one person to another, then the income from such asset shall be taxable in the hands of transferor. अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर एसेट किया है तो उस एसेट से जो इनकम जा रही है सामने वाले को वो आप ही के हाथ में वापस से क्लब हो जाएगी। अब बताइए, रिवोकेबल भी नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफर कैसा करना होगा, परमानेंट। अब बताइए किसकी औकात है, हैसियत है कि जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाने के लिए 50 लाख रुपए की चीज किसी को परमानेंट दे दे? नहीं। लेकिन एक है ऐसा, दुनिया में एक ऐसा है जिसको लोग दे देते हैं, परमानेंट दे देते हैं, आप भी ये जानते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को, और किसी का नाम नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस मार्केट में हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसमें लोग रिस्क एज्यूम नहीं करते हैं, लोग अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, या तो ट्रांसफर भी कर ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोगों ने क्या किया कि भाई अब तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर बीवी के नाम से करना शुरू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा अरे राम रे राम, ट्रांसफर तो ये सब कर सकते हैं बीवी के नाम से। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि अगर बीवी को ट्रांसफर करोगे, मतलब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को, दोनों ही बात लागू होती है। यहाँ पे वर्ड स्पाउस है, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं हस्बैंड बीवी को, क्योंकि आप भी समझते हो कि हिंदुस्तान में ज्यादातर फैमिलीज में हस्बैंड ही मेन अर्निंग मेंबर होता है। तो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि सोसाइटी कैसे चल रही है, राइट। तो आप भी जल्दी कोरिलेट कर पाते हो इन चीजों के। ऑब्वियसली द फीमेल पॉपुलेशन इनटू वर्कफोर्स ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग एवरी डे, एंड आई रियली विश कि ये रेशियो जो है वो 50-50 का होना भी चाहिए, ठीक है। बट बहरहाल मेरे एग्जांपल्स में आप हमेशा देखेंगे आई विल से लाइक कि हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर आपने स्पाउस को ट्रांसफर किया एसेट तो भी इनकम आपके हाथ में क्लब होगी। अच्छा, अब सरकार देख रहे हैं ना, यहां तक भी क्लब कर ली। तो सब शुरू से बात करें, सबसे पहले लोगों ने, जब कोई कानून नहीं था क्लबिंग का, जब कोई कानून ही नहीं था, तो लोगों ने बड़ी चालाकी दिखाई, इनकम दिया, एसेट दी नहीं। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा बेवकूफ ना बनाओ, एसेट भी दो। तो लोगों ने रिवोकेबल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कि एसेट वापस ही आ जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा रिवोकेबल नहीं चलेगा, परमानेंट दो। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई परमानेंट तो किसी और को दे नहीं सकते हैं, जो मेरा सदा सदा के लिए अपना है उसी को दे सकते हैं, अपनी बीवी को दे सकते हैं, राइट। तो लोगों ने अपनी बीवियों को ट्रांसफर करना शुरू किया। तो अब सरकार ने कहा कि नहीं भाई, बीवी को नहीं देना है, बीवी को दोगे तो क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है। देना है मतलब मना नहीं है देना, अगर दोगे तो क्लबिंग हो जाएगी, राइट। When any asset other than house property is transferred, why is it saying other than house property? देखिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लबिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सेक्शन 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि अगर आप अपनी स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करोगे, तो पता है आप क्या कहलाते हो, डीम्ड ओनर, और किराए की इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो वो तो सेक्शन 27 में पढ़ ही चुके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही बताया हुआ है कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है वो एट टाइम्स डीम्ड ओनर के हाथ में टैक्सेबल होती है। अगर आपने स्पाउस को, माइनर चिल्ड्रन को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो यू आर डीम्ड ओनर एंड द इनकम वुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्लबिंग फिर से बोलने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहा है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। However, you will have to remember कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी लॉ यही है, लेकिन वो सेक्शन 27 में है। अंडरस्टूड?
तो इफ एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, लेट अस अज्यूम डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिवेंचर ऑफ ₹50 लाख इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस, directly or indirectly, any income from such asset shall be deemed to be the income of the transferor, shall be deemed to be the income of the transferor, वो ट्रांसफरर की इनकम हो जाएगी, ठीक है। Why is it saying directly or indirectly? बात समझिएगा। मिस्टर एक्स ने डिवेंचर दिया 50 लाख रुपीस का मिसेस एक्स को, ठीक है, और इस डिवेंचर पे इंटरेस्ट आ गया, तो ये इंटरेस्ट किसकी इनकम है? मिस्टर एक्स की है। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रांसफर, मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया था डिवेंचर जिस पे इनकम आ रही है। तो कभी कभी लोग चतुराई लगा सकते थे। चतुराई क्या कर सकते थे? मिस्टर एक्स क्या करता, मिसेस एक्स को कोई एसेट नहीं देता जिससे इनकम आ रही है, वो मान लीजिए बैंक ट्रांसफर कर देता 50 लाख रुपए का। अब इस बैंक ट्रांसफर को यूज करके मिसेस एक्स क्या खरीद लेती? डिवेंचर परचेज कर लेती। तो भाई इनडायरेक्टली हमने डिवेंचर ही तो दिया है मिसेस एक्स को जिसकी इनकम आ रही है, और डिवेंचर परचेज पे इंटरेस्ट आती, तो इनकम किसकी होती? मिस्टर एक्स की। यही कह रहा है, ठीक है। या फिर मिस्टर एक्स क्या करते? बैंक में एफडी करा देते मिसेस एक्स के नाम से, ठीक है, और मिसेस एक्स तुरंत उस बैंक एफडी को तोड़ के डिवेंचर खरीद लेती, क्योंकि बैंक एफडी पे ब्याज आता तो डायरेक्ट इनकम कहलाती। तो डायरेक्ट इनकम भी मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल है, इनडायरेक्ट भी मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल है, कि बैंक एफडी को ब्रेक करके उन्होंने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया। तो ठीक है भाई, डिवेंचर से भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मिस्टर एक्स की इनकम है, ठीक है। वेदर आई हैव ट्रांसफर दैट एसेट, जो एसेट पे इनकम आ रही है वो मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर किया है, या कोई और एसेट दिया और वो एसेट को कन्वर्ट कर दिया गया है, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा, मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को ज्वेलरी दे दी 50 लाख रुपए की, ठीक है। अब मिसेस एक्स ने वो ज्वेलरी बेच दी और 50 लाख के डिवेंचर खरीद लिए, तो मिस्टर एक्स यही कहेगा कि नहीं भाई मैंने कहां डिवेंचर दिए हैं, वो तो मिसेस एक्स के खुद के डिवेंचर उन्होंने खुद से खरीदा है। सरकार कह रही है नहीं, ये डायरेक्टली तुमने डिवेंचर ही तो दिया है, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुमने ज्वेलरी दी, ज्वेलरी को डिवेंचर में कन्वर्ट किया गया, तो डिवेंचर के इंटरेस्ट की इनकम वापस किसकी है? मिस्टर एक्स की है। However, clubbing shall not be done. अब ध्यान दीजिए, वो इनकम बीबी की कहलाएगी, कह रहा हस्बैंड की नहीं कहलाएगी। कब? एसेट इज सोल्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब भाई अगर बीबी ने 50 लाख के डिवेंचर हस्बैंड से लिए और 50 लाख रुपया दिया है, एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, पूरा पैसा दे के खरीदा है, तो इनकम किसकी होनी चाहिए? बीबी की होगी, फिर तो कोई बात ही नहीं। वो हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तब रेंटल इनकम हस्बैंड की होती है। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है वाइफ से तब तो टेंशन नहीं है भाई, तब तो रेंटल इनकम भी किसकी है? वाइफ की। लेकिन वो कंसिडरेशन कौन सा होना चाहिए? एडिक्वेट मॉनेटरी कंसिडरेशन। याद आ रहा है आपको हाउस प्रॉपर्टी में जो दिखाया था कि प्यार मोहब्बत, बीवी से इतना प्यार मिलता है हमको, उसके बदले में हमने हाउस प्रॉपर्टी दी है, तो बल्कि हमने तो कम कीमत की चीज दी है, प्यार मोहब्बत उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सरकार ने कहा ये सब लफड़ा छोड़ो, जब भी हम बोलेंगे कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन का मतलब ही मॉनेटरी होगा। तो अब ये कंसिडरेशन का मतलब जहां भी पूरे इनकम टैक्स में दिखाई दे रहा है वो मॉनेटरी ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, क्लबिंग कब नहीं होगी? If relationship of husband and wife does not exist either at the time of transfer or at the time of accrual of income, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, either at the time of transfer or at the time of accrual of income, मतलब मिस्टर ए, मिसेस ए, इनकी मैरिज हो गई है, मतलब दे आर हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और मतलब स्टेप नंबर 1 मैंने ऐसे बताया कि पहले मैरिज हुई, नंबर 2 फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ डिवेंचर 50 लाख रुपए का, ठीक है। फिर तीसरा उसके बाद डाइवोर्स हो गया, और चौथा अब इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मान लीजिए आया 5 लाख रुपए का, ये किसकी इनकम है? हस्बैंड की कि वाइफ की? तो क्या कह रहा था
कह रहा था कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप दोनों समय होनी चाहिए, जब ट्रांसफर किया गया था एसेट को और जब इनकम आई दोनों समय। अब ध्यान से देखिए, तो जब ट्रांसफर किया गया था तो उस समय तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था, लेकिन उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद तो डाइवोर्स हो गया। यानी जब इनकम आई, ये है, देखिए ये है ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये वाला दिन, ये है ट्रांसफर ऑफ एसेट और ये है एक्रूअल ऑफ इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही बात यहां पे बता रहा है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दोनों समय होना चाहिए था। क्या दोनों समय है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप? नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ट्रांसफर ऑफ एसेट के समय तो था, लेकिन एक्रूअल ऑफ इनकम के समय में नहीं था। इसलिए ये जो 5 लाख रुपए की इनकम है वो मिसेस ए की इनकम है। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब मान लेते हैं आप ए हो, मिस्टर ए, मिस बी, अभी ये मिस बी हैं, ठीक है। आप लोगों का इस समय प्यार मोहब्बत चल रहा है, अभी आप लोग अफेयर में हो, ठीक है। अभी शादी वादी नहीं हुई है, आप लोग का अफेयर चल रहा है। तो नंबर 1 हमने लिखा, अभी यू आर इनटू लव, अभी लव चल रहा है बस, ठीक है, अभी मैरिज नहीं हुई है। नंबर 2, तो आप प्यार में ही आके 50 लाख का डिबेंचर ट्रांसफर कर देते हो, ट्रांसफर डिबेंचर 50 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग की मैरिज होती है, फिर शादी हुई, और फिर चौथा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया 5 लाख रुपया। ध्यान दीजिएगा, शादी के बाद ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया है 5 लाख रुपए। ये इनकम किसकी है? ये इनकम मिस बी की है, जो आज की तारीख में आप कह सकते हैं मिसेस ए बन गई हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड एक्रूअल ऑफ इनकम दोनों के समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहां पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक्रूअल ऑफ इनकम के समय तो है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एसेट के समय नहीं था। ट्रांसफर ऑफ एसेट जब हुआ था शादी के पहले हुआ था। अब प्यार मोहब्बत किए उसी समय 50 लाख रुपए का डिबेंचर दे दिए, राइट। तो ये एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है, कि अगर आप प्यार मोहब्बत में हो, पक्की बात है कि शादी होने वाली है, तो आप एसेट ट्रांसफर कर दीजिए, इनकम क्लब नहीं होती है। अंडरस्टूड? तो यू हैव ऑलवेज टू रिमेंबर one thing, that husband wife relationship should exist both at the time of transfer of asset as well as at the time of accrual of income, ठीक है। अब एक तीसरा एग्जांपल से आप क्लियर बात समझ जाएंगे। हस्बैंड वाइफ हैं ए और बी, ठीक है, और उन्होंने हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी वो, अब ये हस्बैंड वाइफ को डिबेंचर ट्रांसफर करता है, इनकम आती है, तो किसकी इनकम है? हस्बैंड की। या फिर अगर ट्रांसफर हुआ है अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब ट्रांसफर किया ही गया है, पता है क्यों? अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में अगर डाइवोर्स, हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स देता है, तो उसे अगर कानूनन हो रहा है तो भी क्या होता है कि भाई कोर्ट ही कहता है कि आपको वाइफ को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे 50 लाख रुपीज या कुछ एसेट देने पड़ेंगे, ऐसा बोलता है। और कभी कभी ये सेटलमेंट घर से ही हो जाता है, ठीक है, लड़के वाले के घर वाले ही बैठ जाते हैं और म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। द मैटर डजंट गो इवन टू कोर्ट, एंड लड़के वाले से कहा जाता है कि भाई ठीक है, आप लड़की को इतना कंपनसेशन दे दीजिए सो दैट शी कैन ऑल्सो लिव ऑन हर ओन, ठीक है, एंड यू बोथ कैन गेट सेपरेटेड। तो अगर डाइवोर्स की वजह से अगर एसेट दिया गया है तो उसकी इनकम किसकी होगी? वाइफ की होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब डाइवोर्स के समय कोई भी एसेट दी जा रही है तो क्या वाइफ देने आ रही है क्या हस्बैंड को इनकम? ऑब्वियसली नहीं। अब ये कोई टैक्स प्लानिंग थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, तो वाइफ को इनकम आएगी और वाइफ की टैक्सेबल भी होगी। अंडरस्टूड? If house property is transferred by an individual to spouse other than for adequate consideration, then section 64(1)(4) shall not apply, but section 27 shall apply। यही बात जो ऊपर हम बता रहे थे आपको, ये नीचे हमने लिख भी दिया कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में तो क्या होता है, सेक्शन 27 लग जाता है। चलिए, तो लोग बीबियों को ट्रांसफर कर रहे थे, सरकार ने पकड़ लिया इस बात को भी, कहा कि बीबी को ट्रांसफर करोगे क्लब हो जाएगा। तो अब क्या करें भाई?
अब क्या करें? तो अब जब अपनी बीवी को ट्रांसफर करने से क्लब हो जाएगा तो लोग नेक्स्ट क्या करते हैं? देखिए, हर इंसान जाते जो भी है, किसी भी इंसान का, देखिए वो अपने बेटे को ही देता है। ये तो नियम है भाई, दुनिया का नियम है, सबको ही जानता है ये बात कि हर इंसान जीवन में जितना कुछ कमाएगा ऊपर चला जाएगा, दे के किसको जाएगा? बेटे को दे के जाएगा। ठीक है, अभी तक वो अपनी वाइफ के नाम से टैक्स प्लानिंग कर रहा था, दे के बेटे को ही जाना है, तो फिर क्या करता है? बहू के नाम से टैक्स प्लानिंग शुरू कर देता है वो इंसान। कहीं जो बेटे का है वो बहू का है, सबको ही जानता है ये, राइट? तो लोगों ने अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो की, मतलब बीवी को दे सकते हैं या फिर अगला कोई बंदा है जिसको हम दे सकते हैं, तो वो कौन है? बहू को दे सकते हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, लोगों ने ये प्रैक्टिस शुरू की। जब गवर्नमेंट ने कहा नहीं बीवी को दोगे तो क्लब कर देंगे, तो लोगों ने बहुओं को देना शुरू किया अपनी, और फिर गवर्नमेंट ने इसको भी क्लब कर लिया। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एन एसेट टू हिज डॉटर इन लॉ, ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल कौन हो सकता है? सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, दोनों ही, बट ऑब्वियसली हम हमेशा क्या बोलते हैं मेल ही ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा ही हम बताते हैं बार बार। ये दोनों ही हो सकता है। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर इज एसेट टू हिज डॉटर इन लॉ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम द एसेट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। तो ट्रांसफरर की ससुर जी ने या फिर सास ने बहू को एसेट दी, जिससे इनकम बहू के पास आई, तो वो इनकम किसकी टैक्सेबल हो जाएगी? जिसने वो एसेट दी थी बहू को। ससुर ने दी थी तो ससुर की इनकम है, सास ने दी थी तो सास की इनकम है। The relationship of the father-in-law or the mother-in-law, whatever, and daughter-in-law should subsist both at the time of transfer of asset and at the time of accrual of income. इसका मतलब क्या है? पता है, आप अपने पापा के पास गए और आपने अपने पापा को बताया कि पापा शादी के लिए रजामंद कर ली, रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। तो पापा कहते हैं, अरे बेटा तुमने बहू पसंद कर ली है, जल्दी से मिलाओ हमें। तो आपने फटाक से बहू से मिलवा दिया पापा को। पापा ने कहा कि ये 50 लाख रुपए के डिबेंचर मैं अपनी होने वाली बहू के नाम करता हूं। ध्यान दीजिएगा, किसके नाम? होने वाली बहू। अंडरस्टूड? अब उसके बाद शादी हो जाती है। ठीक है, जब शादी हो जाती है तो उस डिबेंचर पे इंटरेस्ट आते हैं बहू को। क्या ये ससुर जी के हाथ में क्लब हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि ससुर और बहू का रिलेशन दोनों समय होना चाहिए था, जब डिबेंचर दिए गए और जब इनकम आई। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर कब दिए गए थे? बहू को नहीं दिए गए थे, होने वाली बहू को दिए गए थे, फिर वो बहू बनी है। यानी शादी के पहले ही, मतलब ससुर और बहू का रिलेशन नहीं था उस समय, राइट? जिस समय ससुर जी ने डिबेंचर ट्रांसफर किए थे। आई होप आप सबको बात समझ में आ गई। तो इसमें क्लबिंग नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने अपने पिताजी को बताया कि शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। तो भाई आपके पिताजी ने कहा जल्दी जल्दी शादी कराओ, ताकि लड़का ये सब काम से इसका फोकस हटे। ठीक है, जो घूम घूम के लड़की पटा रहा है, रजामंद कर रहा है, इसकी जल्दी से शादी कराते हैं ताकि फिर ये काम धंधे पे भी लगे, राइट? तो आपकी बस फटाफट शादी करा दी पिताजी ने आपके। ठीक है, उसके बाद जब बहू आ गई घर में, तो मुंह दिखाई की रस्म में आपके पिताजी ने 50 लाख रुपए के डिबेंचर बहू को दे दिए। ठीक है, तो जितनी जल्दी जल्दी शादी हुई थी, उतनी ही जल्दी जल्दी बहू कहती है कि बस हो गया, अब डाइवोर्स लेंगे। फटाफट शादी, फटाफट डाइवोर्स। ठीक है, अब डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है बहू को। क्या ये ससुर जी के हाथ में टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एसेट के समय तो ससुर और बहू का रिलेशन था, लेकिन जब इनकम आई तो उस समय ससुर और बहू का रिलेशन नहीं था, राइट? तो आपने यही लॉ यहां पे पढ़ा है कि ससुर बहू का रिलेशनशिप एट बोथ द टाइम होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। चलिए, अब इसके बाद वाली जो लाइन है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्या कहना चाहता है, मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूं, थोड़ा सा उसका जिस्ट देता हूं। वो कहना ये चाहता है
कि मिस्टर एक्स मिसेज एक्स को मान लीजिए 10 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है। मिसेज एक्स कह लीजिए, बीबी को या बहू को, दोनों के लिए ये लॉ है, ठीक है ना। तो आप बीबी बहू दोनों कंसिडर करते जाइए, एक ही बार में हम दोनों के लिए पढ़ा देते हैं। मिस्टर एक्स मिसेज एक्स यानी अपनी बीबी को या फिर अपनी बहू को 10 लाख रुपए देते हैं और ये इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹10 लाख, ठीक है। बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं 10 लाख रुपया। फिर क्या होता है इसके बाद, इससे इनकम आती है, इस बिजनेस से इनकम आती है कितनी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। 4 लाख रुपए कमाइए, ठीक है। इनकम आ गई 4 लाख रुपए इस बिजनेस से। अब ये इनकम किसकी है, मिसेज एक्स ने बिजनेस किया है, मिस्टर एक्स ने तो पैसे दिए थे बस, लेकिन ये बिजनेस की इनकम भी मिस्टर एक्स की लाएगी, इनके हाथ में क्लब हो जाएगी। समझ गए बात को, कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या फिर अपनी बहू को पैसा दिया और उससे वो बिजनेस शुरू कर दे कोई, तो उस बिजनेस की इनकम भी किसकी कहलाएगी, जिसने पैसे दिए थे उसके हाथ में क्लब हो जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोप्राइटरशिप की बात। अब एक दूसरी बात मान लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो हैं वो मिसेज एक्स को ₹10 लाख देते हैं, ठीक है। और मिसेज एक्स इस पैसे को इन्वेस्ट कर देती हैं, इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाती हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में 10 लाख रुपए लगा के ये भी पार्टनर बन जाती हैं, ठीक है। अब जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाती है तो इनको 3 चीजें मिलती हैं। इनको मिलता है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड तीसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये इंडिविजुअली तीनों की बात करते हैं, कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। सबसे पहले बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, याद है कि भूल गए। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एग्जेम्प्ट होता है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी प्रॉफिट पे टैक्स पे कर देती है, वही प्रॉफिट तो पार्टनर में फिर बढ़ता है, फर्म ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, वो एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर्स के हाथ में। तो ये तो एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो ये तो किसके हाथ में टैक्सेबल की करने की बात ही नहीं है। नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, जल्दी बताइए किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, मिस्टर एक्स मिसेज एक्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल की वजह से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल जो लगा है ना उस पे ब्याज आ रहा है, और वो किसने दिया था, मिस्टर एक्स ने, इसलिए टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। अब ये सैलरी वर्किंग पार्टनर्स को दी जाती है, ठीक है, काम करने का, फर्म में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसलिए आपको सैलरी मिलती है, तो ये तो मिसेज एक्स की मेहनत का है पैसा, ठीक है। तो ये मिसेज एक्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। अंडरस्टूड, याद रहेगा सबको कि अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो पूरा पूरा हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा, पार्टनरशिप है बिजनेस में लग रहा है पैसा तो, और अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो हस्बैंड की इनकम, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पैसा लग रहा है तो भी हस्बैंड की इनकम, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लग रहा है तो फिर 3 बातें होती हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है हस्बैंड की इनकम, सैलरी की इनकम आती है पार्टनरशिप फर्म से वाइफ की इनकम, ठीक है। सैलरी का मतलब यहां रेम्यूनरेशन टू पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है, सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ठीक है। आइए इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अब इन्हीं पॉइंट से आते हैं, ठीक है, कि मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को एसेट दे दी, इन्वेस्ट कर दिया मिसेज एक्स ने, तो पूरी इनकम क्लब हो जाती है, उसमें टेंशन ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पैसा लगाएगी वाइफ तो भी पूरा क्लब होगा। ये पार्टनरशिप से रिलेटेड में थोड़े सा आपको है कि भाई किसका क्या होगा, ये सब याद रखना होगा, राइट। आइए, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को दिए ₹10 लाख, ठीक है। मिसेज एक्स इन्वेस्टेड 15 लाख
इन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 6 लाख रुपए। मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए दिए थे मिसेस एक्स को, लेकिन मिसेस एक्स ने 15 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, 15 लाख रुपए, मतलब ये कैसे है 15 लाख रुपए, ये भी बता दिया आपको। 10 लाख हस्बैंड वाला, 10 लाख हस्बैंड वाला प्लस 5 लाख वाइफ का अपना खुद का। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि 15 लाख रुपया अलग से वाइफ ने इन्वेस्ट की क्या, तो वही क्लैरिफाई कर रहे हैं, नहीं मिला के ये पूरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अब कितना क्लब होगा हस्बैंड के हाथ में? इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के हाथ में कितना क्लब होगा? तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट है 6 लाख रुपया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एक्स, एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख रुपया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15 लाख रुपया। ठीक है, अमाउंट गिवन बाय एक्स कर सकते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड की जगह अमाउंट गिवन बाय एक्स, कितना रुपया दिया? 10 लाख अपॉन 15 लाख, तो देख लीजिए कितना हुआ। 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगा, और 6 लाख रुपए की इनकम थी, तो 2 लाख रुपए वाइफ की इनकम, 4 लाख रुपए एक्स की इनकम। ठीक है, याद रहेगा आपको। और दोनों की इनकम किस हेड की होगी? पीजीबीपी की होगी, पीजीबीपी इनकम होगी। ठीक है, हस्बैंड की 4 लाख और वाइफ की 2 लाख। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, ये इतना बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी मुझे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। दिस इज ईयर बिगनिंग एंड दिस इज ईयर एंड। ठीक है, मिस्टर एक्स के यहां पे पैसे ईयर बिगनिंग में लगे हुए हैं, मिस्टर एक्स के 10 लाख, मिसेज एक्स के भी खुद के पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में 5 लाख, मिस्टर एक्स ने यहां पे फिर पैसे लगाए थोड़े दिन बाद, ₹3 लाख। ठीक है, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनकम क्लब मिस्टर एक्स के हाथ में कितनी होगी? इनकम टू बी क्लब्ड मिस्टर एक्स कितना? जो प्रॉफिट है इनटू अमाउंट गिवन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रॉफिट हो गया 6 लाख रुपए। अमाउंट गिवन कितना लिया जाएगा? अमाउंट गिवन लिया जाएगा सिर्फ 10 लाख रुपए ही, सिर्फ 10 लाख रुपए, हालांकि 13 लाख रुपए दिया गया, मैं बताता हूं क्यों। अमाउंट इन्वेस्टेड भी कितना लिया जाएगा? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 10, 5, 15 पे 3, 18, 18 नहीं लिया जाएगा, 15 ही लिया जाएगा। अब क्या बात आपको देखनी थी, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ एसेट ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जब ये फॉर्मूला आप लिखेंगे तो पहले दिन की जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर्ड बाय हस्बैंड, जो फर्स्ट डे है बस उसको कंसीडर करना है और उसी पे इनकम क्लब करनी है। क्लियर हो गया सबको? तो बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट है हस्बैंड वाइफ की वो नहीं देखना है, ईयर बिगनिंग वाली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही इनकम को क्लब किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम कमाया जाता है वो ईयर बिगनिंग पे जो इन्वेस्टमेंट थी उसके बेसिस पे क्लब होता है। तो क्लब कितना होगा? 4 लाख रुपए ही होगा। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल कराते हैं।
दिस इज ईयर बिगनिंग, दिस इज ईयर एंड। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए 10 लाख, मिसेस एक्स ने इन्वेस्ट किए, नहीं रुक जाइए, ईयर बिगनिंग पे मिसेस एक्स ने इन्वेस्ट किए 10 लाख, फिर यहाँ पे मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए 5 लाख, और फिर यहाँ पे मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर ही 10 लाख और। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 4 लाख रुपया। ठीक है, क्लब कितना होगा हस्बैंड के हाथ में? क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के हाथ में कितना क्लब होगा? बताइए। नील, कुछ भी क्लब नहीं होगा, क्योंकि साल के पहले दिन कोई इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं। अगर हम फॉर्मूला भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए, हम करेंगे प्रॉफिट इनटू अमाउंट गिवन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड, और ये दोनों ही गिवन और इन्वेस्टेड साल के पहले दिन का होता है। प्रॉफिट तो हम 4 लाख रुपए लिख देंगे, अमाउंट गिवन कितना लिखेंगे? अंडा, अमाउंट इन्वेस्टेड कितना? अमाउंट इन्वेस्टेड कितना पहले दिन का? 10 लाख रुपया। तो जीरो मल्टीप्लाई किसी भी चीज में हो गया तो जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए लिखा नील, क्लबिंग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, फिर ये 3 कराया, अब एग्जाम्पल 4। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप आए। मतलब जैसे मैंने ये 4 एग्जाम्पल आपको लिख के कराए हैं, ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप ही आने चाहिए थे। क्या एग्जाम्पल नंबर 4 पहले हो सकता, 3 बाद में हो सकता था? नहीं। 2 पहले आगे पीछे नहीं, ये ऑर्डर में ही होना चाहिए था। राइट। देखिए, कितनी भी हम बुकेस इलस्ट्रेशन ले लेंगे, ठीक है, 100% प्रोविजन की कवरेज आ ही नहीं सकती है। अगर 100% प्रोविजन की कवरेज चाहिए तो जो क्लास में हम करते हैं ना एग्जाम्पल लिख लिख के इमीडिएट, उससे आपको 100% प्रोविजन की क्लैरिटी होती है। ठीक है, जितनी बात लिखी हुई है हर एक बात आ जाएगी उसमें। आइए लास्ट बात करते हैं अब। अब इस बार मैंने 2 साल बनाए। ठीक है, काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, लिखते हैं ईयर 1 ये है और ईयर 2 ये है। ठीक है, यहां पे मिस्टर एक्स ने लगाए 10 लाख, मिसेस एक्स ने लगाए 5 लाख, यहां पे फिर मिस्टर एक्स ने लगाए कितना लगवा दें, 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईयर 1 ईयर 2 तो आपको दिख रहा है ना, ये ईयर 2 के मिड में लगा है, मिसेस एक्स ने लगाए 3 लाख। ठीक है, पहले साल का जो प्रॉफिट था वो था 3 लाख, और दूसरे साल का जो प्रॉफिट था वो था 4 लाख। ठीक है, अब पहले साल में क्लब कितना होगा मिस्टर एक्स का? क्लब मिस्टर एक्स ईयर 1 प्रॉफिट 3 लाख इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड कितना? अमाउंट इन्वेस्टेड मिस्टर एक्स ने किया 10 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी? 15 लाख। देखिए, साल के पहले दिन वाला देखना है तो साल के पहले दिन वाला ये देखिए 10 लाख और ये 5 लाख,
टोटल मिला के 15 लाख की इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में डाल दिया, मिस्टर एक्स की 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 लाख, ये रहा प्रॉफिट 3 लाख। बस अब कर लीजिए इसको सॉल्व, तो ये हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो प्रॉफिट आया था 3 लाख रुपया, ये री इन्वेस्ट हुआ है या विड्रॉ हो गया है? ध्यान दीजिए, दूसरे साल का आप क्लब इनकम तभी कर पाएंगे जब आपको यह पता हो पहले साल के प्रॉफिट का क्या किया गया। इफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट इज विड्रॉन, तो इसका मतलब हो गया 2 लाख रुपया हस्बैंड ले गया, 1 लाख रुपया वाइफ ले गई, काम खत्म हो गया, अपना अपना प्रॉफिट निकल, मतलब 3 लाख रुपया का प्रॉफिट विड्रॉ हो गया धंधे से। अब कौन कितना लिया इससे इनकम टैक्स को मतलब नहीं है। 3 लाख रुपया पूरा वाइफ ले ले तो भी इनकम टैक्स कौन होता है बोलने वाला? इनकम टैक्स को तो जो इनकम क्लब करानी थी वो क्लब करा दिया, बस यही मतलब है कि ये प्रॉफिट विड्रॉ हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अब आएगा, अब हेडिंग आप देंगे ईयर 2। ईयर 2 केस ए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये पैसा प्रॉफिट विड्रॉ हो चुका है या प्रॉफिट विड्रॉ नहीं हुआ है। इफ प्रॉफिट इज विड्रॉन, अच्छा अगर प्रॉफिट विड्रॉन हो गया है तो क्लब मिस्टर एक्स के हाथ में ईयर 2 में कितना होगा? चलिए, प्रॉफिट अगले साल का 4 लाख, ऊपर एक्स का कितना पैसा लगा हुआ है, एक्स का देखो कितना पैसा लगा हुआ है, 10 लाख ये लगाया था, फिर 2 लाख यहां पे देखना है ईयर 2 के बिगनिंग पे। ईयर 2 के बिगनिंग तक मिस्टर एक्स ने 12 लाख रुपए लगा दिए, दिख रहा है ना? मेरे बच्चों ध्यान दे रहे हो कि नहीं? एक सेकंड, प्रॉफिट भी 2 लाख रुपया का है ना, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी आया था। हम इस अमाउंट को चेंज करेंगे क्योंकि बाद में बच्चे भूल जाएंगे, बाद में बच्चे भूल जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको 4 लाख रुपया कर रहा हूं। मिस्टर एक्स ने कितने लगाए? 14 लाख रुपए लगाए। क्यों किया मैंने मालूम है? देखो ये मिस्टर एक्स का प्रॉफिट भी 2 ही लाख आ रहा था हिस्सा क्लब वाला, और यहां भी 2 ही लाख इन्वेस्ट किया था, तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने फिगर चेंज कर दी। ठीक है, तो मैंने एग्जाम केस लिया है कि प्रॉफिट इज विड्रॉन, पैसा बाहर आ गया। ठीक है, तो अब पैसा अगर ये प्रॉफिट वाला बाहर आ गया, धंधे में अगर पैसा लगा होता तो भाई टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड मोर होती ना, अब कम है, ये प्रॉफिट विड्रॉ हो गया है। मिस्टर एक्स का लगा हुआ है 10 लाख, ये 4 लाख, ये 14 लाख, पूरे धंधे में कितना पैसा लगा है? ये पूरा पैसा धंधे में लगा हुआ है इस डेट तक, इस डेट तक ये पैसा लगा हुआ है, ये प्रॉफिट नहीं लगा हुआ है, बस ये पैसा लगा हुआ है। 10 + 15 4 19 लाख रुपया, 19 लाख रुपया लगा हुआ है। ठीक है, अब आइए विद क्लबिंग निकाल लीजिए, तो 4 × 14 डिवाइडेड बाई 19, 14 × 4 भागे 2.94, 2.947 है तो 947 लाख कर देते हैं। $2.947 लाख इतना क्लब होगा। अच्छा, अब केस बी इसी में लेते हैं, इफ प्रॉफिट इज नॉट विड्रॉन, तो अब मिस्टर एक्स का ईयर 2 में कितना होगा? तो मिस्टर एक्स का कितना पैसा लगा हुआ है, अब हम बताइए मुझे, अगर प्रॉफिट नहीं निकला है तो मिस्टर एक्स ने 10 लाख ये लगाया है, 4 लाख ये लगाया है, और 2 लाख रुपया अपना प्रॉफिट वाला भी तो लगा दिया है, तो मिस्टर एक्स का 14 लाख रुपया लगा हुआ है, नहीं 10 या 14 तो 16 लाख रुपया लगा हुआ है। प्रॉफिट है 4 लाख रुपया दूसरे साल का, और पैसा लगा हुआ है 16 लाख रुपया। 16 लाख कैसे? 14 लाख रुपया तो लगाया ही है, 10 लाख 4 लाख और बाकी 2 लाख रुपया का प्रॉफिट वाला। ठीक है, अब पहले दिन की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? पहले दिन की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इतना पूरा, देखो ये मेरा सर्कल देखो कितना बना रहे हैं, 10 5 15 4 19 और 3 प्रॉफिट, 22 लाख रुपया लगा हुआ है टोटल धंधे में। 10 + 15 4 19 19 3 22, 22 लाख रुपया। अच्छा, आपके मन में ये बात नहीं आ रही है कि सर इसका क्या, ये जो 3 लाख रुपया लगा इसके बारे में तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं? अरे बेटा, दूसरे साल की प्रॉफिट की क्लबिंग के लिए दूसरे साल के बिगनिंग पे जो पैसा लगा हुआ है उसकी बात करनी है ना, और पहले साल का जब प्रॉफिट बांट रहे थे तो पहले साल की बिगनिंग पे जो पैसा लगा हुआ था उसकी बात कर रहे थे, इसलिए ये 3 लाख से कोई मतलब है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। 4 × 16 डिवाइडेड बाई 22,
ये हो गया 2.909 लाख, राइट। तो ठीक है, आज हम लोग ने 4 सेक्शन कर लिए और बकायदा आपको एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ पूरा कराया है, तो आई बिलीव आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट लाइन भी आपने पढ़ी ली। इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम बिजनेस में मल्टीप्लाई करते हैं ये। इनकम का मतलब क्या है, जब प्रोप्राइटरशिप होता है तो इनकम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अभी तक हम प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल ले रहे थे, मिसेस एक्स का धंधा था, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिट की बात ही नहीं आएगी, यानी इनकम की बात आएगी ही नहीं। फिर किसकी बात आएगी, सिर्फ इंटरेस्ट क्लब होता है वहां पे, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेस में ये एग्जांपल फॉर्मूला लगेगा। मतलब जितना पैसा इंटरेस्ट आया है इनटू जितना पैसा एक्स ने हस्बैंड ने वाइफ को दिया था अपॉन जितना वाइफ ने टोटल पैसा लगाया था पार्टनरशिप फर्म में। करा दें क्या? देखिए, अगर ये वाली बात ये पार्टनरशिप के लिए, इंटरेस्ट वाली बात पार्टनरशिप के लिए है। चलिए ये भी एक एग्जांपल करिए, एग्जांपल 5। हालांकि मुझे लगा जरूरत शायद ना पड़े। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को 10 लाख रुपीस दिया। मिसेज एक्स ने 15 लाख रुपया एक फर्म में इन्वेस्ट किया। फर्म में पार्टनर इन फर्म, ये कैपिटल था, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और पार्टनर इन फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1.5 लाख, ठीक है। तो अब क्लबिंग कैसे होती है? क्लबिंग, सबसे पहले बात तो हम ये मान ले रहे हैं साल के पहले दिन ही मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनटू वही चीज अमाउंट गिवन डिवाइडेड बाय अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1.5 लाख, ठीक है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिसेज एक्स से मतलब है, पूरे फर्म में कितना पैसा लगा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। टोटल पैसा मिसेज एक्स ने कितना लगाया फर्म में और टोटल कितना ब्याज आया, उसमें से कितना एक्स ने दिया है, यही देखना है आपको, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए का टोटल ब्याज आया है, जिसमें से 10 लाख रुपया हस्बैंड का था और 15 लाख रुपया टोटल फर्म में लगाया गया था। तो 15 लाख पे 1.5 लाख रुपया आया, यानी 10 लाख रुपया का कितना ब्याज बना? 1 लाख रुपया, यही क्लब हो जाएगा हस्बैंड के हाथ में, ठीक है। मान लेते हैं इसी एग्जांपल में कि ये कैपिटल इन्वेस्टेड जो था ये मिसेज एक्स का, अच्छा ये जो हस्बैंड ने पैसा दिया है साल के पहले दिन नहीं दिया था, मान लीजिए एक बार के लिए, ठीक है। साल के पहले दिन नहीं दिया था तो यहां पे निल आएगा, क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स निल होगा, क्योंकि आपको ये हमेशा ईयर बिगनिंग का ही देखना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो आगे के प्रोविजन देखेंगे।